नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं का भूगोल। चैप्टर का नाम होगा संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। इससे हम लोग MCQ देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मीन्स कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण कलेक्शन को लेकर के मैं आ रहा हूं, तो आप इसको देखें। तो आज का पहला प्रश्न है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, 3, 4 या 5? तो इसका सही आंसर होगा संसाधन के आधार पर ये स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 4। तो देख लेते हैं इसका डिटेल से हम लोग। स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो 4 संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ग। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मृदा अपरदन का कारण है। मृदा मतलब मिट्टी और अपरदन मतलब क्षय होना, खत्म होना, कट जाना, बह जाना। मृदा अपरदन का कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आना। दूसरा है वनोन्मूलन। ग है कृषि के गलत तरीकों से। और घ है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा चारों, ये तीनों। नदी से भी, नदियों में जब बाढ़ आ जाता है तो मिट्टी का अपरदन होता है। वनोन्मूलन मतलब वनों को यदि हम लोग काट देते हैं तो उसे कहते हैं वनोन्मूलन। कृषि के गलत तरीकों से, हम लोग कृषि को भी करते हैं, यदि गलत तरीके से करते हैं तो मृदा अपरदन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, मतलब ये सभी कारण हैं जिससे मृदा अपरदन होता है। तो आंसर होगा आपका घ। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा मतलब काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात में, राजस्थान में, झारखंड में या बिहार में? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा क, गुजरात में। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को, काली मिट्टी बहुत अच्छा से होता है, इसलिए इसको हम लोग कपासी मिट्टी भी कह सकते हैं, कहते हैं। और यह मिट्टी जो है आपका गुजरात में मिलता है। काली मिट्टी कहाँ मिलता है? गुजरात में, महाराष्ट्र में भी मिलता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, झारखंड के, ध्यान रखिएगा, झारखंड में भी मिलता है लेकिन हर जगह नहीं मिलता है। झारखंड के साहेबगंज जिला में, साहेबगंज में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है।
लेकिन झारखंड में सिर्फ साहेबगंज में पाया जाता है, इसलिए हम लोग झारखंड को नहीं टिक करेंगे। गुजरात इसका सबसे सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमि निम्नीकरण क्या है। तो इसका देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन दिया है। भूमि की गुणवत्ता का अधिक हो जाना, भूमि की गुणवत्ता का कम हो जाना, दोनों, या उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा भूमि निम्नीकरण का वह होगा ख। आंसर हमारा जो होगा वह होगा ख। भूमि निम्नीकरण का मतलब हुआ भूमि की गुणवत्ता का कम हो जाना, इसी को हम लोग कहते हैं भूमि निम्नीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह या हरा ग्रह। तो सही आंसर होगा नीला ग्रह। बृहद क्षेत्र में जल है पृथ्वी पर, इसलिए इसको हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। कभी कभार आपका आ जाएगा प्रश्न, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हम लिख देते हैं। हो सकता है आपका 4 मार्क्स के लिए आ जाए या तो अधिक मार्क्स के लिए आ जाए 1 नंबर से। तो हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी अपने महासागरों के कारण नीली दिखाई देती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से राष्ट्रीय संसाधन है श्मशान, चारण भूमि, बाग या जल संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा घ, जल संसाधन। लेकिन राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं ये हम लोग जान लेना चाहिए। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय संसाधन हम उसको कहते हैं जो केंद्र की सूची में आता है, जो केंद्र सूची में जो आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जिस पर केंद्र सरकार एवं पूरे राष्ट्र का समान अधिकार होता है, उसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन में हमारा जो होगा वो जल संसाधन होगा। नेक्स्ट है कि भारत में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है कहाँ? कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, उपयुक्त सभी में। तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा घ। लेटेराइट मिट्टी के बारे में हम लोग भी जान लें। लेटेराइट मिट्टी जो होता है, लेटेराइट मिट्टी एक चिपचिपा मिट्टी होता है, एक चिपचिपा टाइप का, एक चिपचिपा
टाइप का मिट्टी होता है। जो समुद्र के किनारे अवस्थित, जो जहाँ ज़्यादा पानी हो या समुद्र के किनारे अवस्थित राज्य एवं जगह पर पाई जाती है। राज्य एवं जगह पर पाई जाती है। जैसे यहाँ देखेंगे ऑप्शन में, इसीलिए ये देखिए आपका कर्नाटक भी समुद्र किनारे है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इत्यादि राज्य जो है वह अरब सागर के किनारे पर अवस्थित है। अरब सागर के किनारे पर अवस्थित है। इसीलिए ये तीनों राज्यों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, पंजाब में, बिहार का मैदानी क्षेत्र में या उत्तराखंड में? तो सोपानिक कृषि जो है वह पाया जाता है उत्तराखंड में। आंसर होगा हमारा घ। लेकिन सोपानिक कृषि कहते किसको हैं ये हम लोग भी जान लें। सोपानिक कृषि, तो सोपानिक कृषि जो होता है वह पर्वतीय क्षेत्र में होता है, तो वो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। तो देखें, ये जो होता है इन प्रदेशों में, मतलब उत्तराखंड में कह लीजिए कि उत्तराखंड होगा आंसर इसका। तो उत्तराखंड, या तो कहिए कि सोपानी इन प्रदेशों में, कहीं देखिए हिमाचल प्रदेश रहेगा तो हिमाचल प्रदेश भी आ जाएगा आपका, मतलब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश भी पर्वतीय क्षेत्र है। तो इन प्रदेशों में मैदानी इलाकों के अभाव में, इसमें जो है ना मैदानी इलाका कम होता है। मैदानी इलाकों के अभाव में पहाड़ों की ढलानों एवं ढलानों पर सीढ़ियों के आकार का, सीढ़ियों के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं। छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं, जो मृदा अपरदन और बारिश के पानी के बहने से रोकने में सहायक होते हैं। तो इस तरह का कृषि जो करते हैं इसको कहते हैं हम लोग सोपानिक कृषि। एक्चुअली होता क्या है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वहाँ मैदानी इलाका नहीं होता है, समभूमि नहीं होता है। लेकिन खेती करने के लिए क्या करते हैं ना कि पहाड़ों के ढलानों पर सीढ़ियों के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं और उसी में खेती की जाती है। तो हम लोग सोपानिक कृषि के बारे में भी थोड़ा। नेक्स्ट है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? मतलब काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बलुई मिट्टी, रेगूर, लाल मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ख। सही आंसर क्या होगा? ख। रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है काली मिट्टी को।
थोड़ा सा, काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी जो होता है वह कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी माना जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, सबसे उपयुक्त माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि काली मिट्टी को और नाम से हम लोग जानते हैं। काली मिट्टी को हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल भी कह सकते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल मतलब काली कपास की मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, ये भी आ सकता है, काली कपास की मिट्टी, काली कपास की मिट्टी कह लीजिए, काली मिट्टी कह लीजिए या रेगुर कह लीजिए, तीनों एक ही है, काली कपास की मिट्टी और ब्लैक कॉटन सॉइल। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत या जैव। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा या तो अक्षय ऊर्जा, तो नवीकरणीय ऊर्जा या इसी को हम लोग कहते हैं अक्षय ऊर्जा। अक्षय ऊर्जा तो किसे कहते हैं आप लोग को मालूम होगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। इसको कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी, है ना। तो इसमें नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल है, वे सारी ऊर्जा शामिल है जो प्रदूषण कारक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो प्रदूषण कारक नहीं है, तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता, जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता, मतलब समाप्त नहीं होता है, उसे हम लोग कहते हैं, या कह लीजिए कि या स्रोत का पुनः भरण होते रहता है। अतः स्रोत, या कह लीजिए कि स्रोत का पुनः भरण होते रहता है, पुनः भरण होता रहता है, उसको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब जो समाप्त नहीं हो। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कि ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा में कौन कौन आएगा। तो आपका आएगा सौर ऊर्जा। कौन? सौर ऊर्जा मतलब सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश क्या है कि ये प्रदूषण कारक भी नहीं होता है, और ये इसका लास्ट कब होगा ये हम लोग को नहीं मालूम। तो ये आपका उदाहरण हो गया नवीकरणीय ऊर्जा का, सौर ऊर्जा। पवन ऊर्जा मतलब पवन ऊर्जा, जो हवा से हम लोग ऊर्जा बनाते हैं, पवन ऊर्जा। और जल विद्युत ऊर्जा, ये भी जो है सो आपका नवीकरणीय है, जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। बायोमास, बायोमास भी। जैव ईंधन, ये सब जो है उदाहरण है नवीकरणीय ऊर्जा का। नेक्स्ट है कि किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, मतलब जो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा
वो क्या है, तो वो खनिज तेल है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है या जलीय ऊर्जा है। तो अभी हम लोग देखें कि ये जो है खनिज ऊर्जा जो एक प्राकृतिक संसाधन का है जिसका भंडारण सीमित है, मतलब कुछ ही दिनों में खनिज तेल हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं कि कुछ ही वर्षों में मतलब, तो इसका खनिज तेल जो है वह प्राकृतिक संसाधन एक ऐसा खनिज है, सॉरी प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है किसका, तो खनिज तेल का। नेक्स्ट है कि सड़कें व नहरें किस प्रकार की संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन, विकसित संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन या चौथा है सामुदायिक स्वामित्व संसाधन। तो आप जान रहे हैं कि सड़क और नहर, इस पर जो संसाधन जो स्वामित्व होता है वह होता है राष्ट्र का, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। तो सड़कें व नहरें किस प्रकार की संसाधन है, तो राष्ट्रीय संसाधन सही आंसर। नेक्स्ट है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन से क्या तात्पर्य है। तो नवीकरणीय अभी हम लोग पढ़े थे, जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, ये गलती लिखा गया है, जिन्हें हम लोग पुनः उत्पन्न कर सकते हैं उसे कहते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। तो जिसे पुनः उपयोग उत्पन्न नहीं किया जा सकता ये गलत है, जिसका उपयोग नहीं किया गया है वो ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर जो होगा, नवीकरणीय योग्य संसाधन का तात्पर्य है जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जिन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं नवीकरणीय योग्य संसाधन। नेक्स्ट है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन है कौन है, पवन ऊर्जा, वन, जल या उपयुक्त सभी। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन में आपका जो होगा सो सभी आएगा जिसको हम लोग पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर घ होगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार है, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का प्रकार कौन होगा, तो इसका सही आंसर होगा जैव संसाधन। मतलब यदि जानने कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है जैव संसाधन, जैव संसाधन, और दूसरा है अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन में सजीव प्राणी आते हैं और अजैव संसाधन में जो होता है वह निर्जीव प्राणी आता है, निर्जीव प्राणी। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार जो है यहाँ पर वो होगा जैव संसाधन। मित्रों, यदि एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और यदि अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब अब कर लें। इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो इसका सूचना आपको मिलेगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दें, इससे आपको सूचना मिलते रहेगी समय समय पर जब वीडियो अपलोड करूंगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या करना। तो पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करना चाहिए, एकदम सही है। ढालों पर सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, और ढाल वाली भूमि पर समुच्च जुताई की जानी चाहिए। तो ये सभी सही आंसर हैं पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो उपयुक्त सभी होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कपास की खेती के लिए उपयुक्त माने जाने वाली मृदा का नाम है लेटेराइट मिट्टी, लाल पीली मृदा, जलोढ़ मृदा या काली मृदा। तो हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, काली मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है ये देखना है, नहीं है तो वन, नदियाँ, नगर और खनिज। तो ये प्राकृतिक संसाधन है, ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है। तो नगर जो है वह प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यह मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हमारा यहाँ जो आंसर होगा वह ग सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय, मानवकृत। तो लौह अयस्क जो होगा अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। मित्रों एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप ऑनलाइन एग्जाम दे करके अपनी एग्जाम्स की तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम आप दे सकते हैं। इसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 99 345 76 402 पर आप अपना नेम, ब्लॉक, किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और डिस्ट्रिक्ट और क्लास, ये 4 चीज़ यदि लिख के भेजते हैं तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लूँगा और ऑनलाइन आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए अवसर प्राप्त होगा। इस ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप साथ ही साथ रिजल्ट पाएंगे, देखेंगे और अपनी तैयारी को आप बार बार इस एग्ज़ाम को दे करके कि मानना कि 5-7 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में हम भूल गए, फिर से आप एग्ज़ाम दे करके उसको आप रिन्यूअल कर सकते हैं अपना मेमोरी को। तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में ज़रूर जुड़िए। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप फिर भी ये डिटेल जोड़िए। इससे होगा कि मैं आपको अपने ग्रुप में जोड़ लूँगा। क्लास 10 का ग्रुप है, क्लास 10 का ग्रुप क्लास 10 के नाम से चलता है, क्लास 10 विद्याकुलम, इस ग्रुप के नाम से चलता है मेरा ग्रुप। तो इसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। इससे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो आज ही आप मुझे सेंड करें निम्नलिखित डिटेल को। नेक्स्ट है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। महात्मा गांधी ने, सॉरी यहाँ लिखा गया महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित नेहरू ने, स्वामी विवेकानंद ने। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था। तो इसका सही आंसर होगा पंडित नेहरू। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग जान लें कि देश के बांधों को जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। देश के बांधों को जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा था। भारत का मंदिर कहा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। आधुनिक भारत के निर्माता थे, जिन्होंने कहा था कि हमारे कारखाने और बांध धर्मनिरपेक्ष भारत के नए मंदिर हैं। तो इसका सही आंसर होगा पंडित नेहरू।
नेक्स्ट है कि मरुस्थल मृदा किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका सिंपल सा आंसर है मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है, इसलिए मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाया जाएगा। तो मित्रों, ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा होगा तो आप अपने मित्रों के बीच में भी शेयर ज़रूर कर दें, और आप लाइक बटन ज़रूर दबा दें। इससे क्या होगा कि हमारा उत्साह बढ़ेगा, तो मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।